ED406 टॉपिक नंबर 7, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की मुख्तलिफ डेफिनेशंस का तारुफ करवाया गया है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होते हैं उन पर काफ़ी अरसे से उनके बारे में बात की गई है। फर्स्ट जो है, जो प्रैक्टिशनर है वो डेवी है। 1910 में उसने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में लिखा था कि अगर आप कोई भी बिलीफ बना लेते हैं या कोई भी सपोज कर लेते हैं नॉलेज की किसी भी फॉर्म के बारे में, और आपके पास ऐसे एविडेंस, आपके पास बेसिस होती हैं, ग्राउंड होती हैं जो कि उसको सपोर्ट भी कर रही होती हैं, तो उसके बारे में आप मुस्तकिल तौर पर एक्टिव रहते हैं और उसे केयरफुली कंसीडर भी करते रहते हैं। तो ये होती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। यानी आपने नॉलेज के बारे में कोई भी बिलीफ और सपोज किया हुआ है, कोई भी अकीदा बनाया या ख्यास किया हुआ है, और आपके पास उसके बुनियाद भी है, यानी उसके बारे में कोई एविडेंस भी है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, और फिर आप उसके बारे में एक्टिव यानी मुस्तकिल एक्टिव भी रहते हैं और उसे समझते भी हैं। तो इसका मतलब क्या है? एज अ टीचर इसका मतलब है कि आप टीचर्स के पास एक क्वेश्चनिंग अप्रोच होनी चाहिए। देखिए, जब हम गौर फिक्र करते हैं ना, तो उसमें व्हाट, वाई, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चनिंग वर्ड यूज़ होते हैं। तो टीचर्स जो है उनके पास ये वाला पॉइंट होना चाहिए कि वो गौर फिक्र करें तो वो देखें कि ये चीज़ जो है वो क्यों होती है, कैसे होती है। तो एज अ टीचर उन्हें ये बात ये समझना होगा कि जो चीज़ें होती हैं वो क्यों जैसी हैं वैसी क्यों हैं, और ये किस तरह कैसे हो सकती हैं। डेवी ने मज़ीद लिखा है कि जब हम रिफ्लेक्टिव कर रहे होते हैं, यानी जब अक्कासी हो रही होती है, तो टीचर्स क्या करते हैं, जब गौर फिक्र करते हैं तो वो अपने मतलब फोरसाइट, अपनी दूरअंदेशी करना होता है ना, गौर फिक्र करना, डीपली स्टडी करना, तो वो जो फ्यूचर में रिजल्ट होते हैं उनको मद्देनज़र रख कर ही अपने पॉइंट बना रहे होते हैं, एक गोल सेट किया होता है। तो उस अपनी दूरअंदेशी के साइड में वो क्या कर सकते हैं, अपने जो एक्शंस होते हैं उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें इस काबिल बना देती है रिफ्लेक्टिव। तो इसके अलावा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस उन्हें इस काबिल भी बनाती है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उनके बारे में उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी वो खुद क्या है, उनका अपना जो है वो किरदार क्या है। और ये टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और ये सब करना क्यों ज़रूरी होता है, यानी टीचर्स को गौर व फिक्र करना क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए होता है कि क्लासरूम में आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद आपका जो बिहेव है वो केयरफुली प्लान्ड होना चाहिए। यानी आप क्लासरूम में क्या करते हैं, फिर उसके बाद इस पर बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इसलिए होता है। और फिर उनका बिहेव जो है वो केयरफुली प्लान होना चाहिए, और केयरफुली प्लान जो बिहेव है वो किस तरह से किया जा सकता है। टीचर्स को चाहिए कि वो अपनी थ्योरी और या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करें। और ये बहुत ही पर्पसफुल होना चाहिए, यानी टीचर्स जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका जो भी प्लान करते हैं, उनका बिहेवियर, यानी फ्यूचर में उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, तो ये पर्पसफुल बामकसद होना चाहिए। सेकंड प्रैक्टिशनर है शोन, उसने एक थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू बताया था रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में, और उसने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की एक डिफरेंट डेफिनेशन दी थी। उसने कहा था कि जो रिफ्लेक्शन होती है, यानी जो गौर व फिक्र करना होता है, उसके दो अहम पहलू हैं। और दो अहम पहलू कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी जब आप एक काम कर रहे होते हैं, यानी अगर टीचर जो है वो टीचिंग कर रहा है यानी पढ़ा रहा है, तो उसी मोमेंट में वो सोच रहा है, तो इसे रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन क्या होता है, जब आप काम कर लेते हैं, यानी एक टीचर है वो पढ़ा देता है, तो उसके बाद जब वो सोचता है तो उसे रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कहते हैं। फर्स्ट बताया क्या है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन। तो इट रेफर्स टू द थिंकिंग एंड द
reflection that the teacher does moment while teaching is happening there in the classroom. कि रिफ्लेक्शन एक्शन से मुराद वो सोच होती है या वो रिफ्लेक्शन होती है जो टीचर जो होते हैं वो मोमेंट टू मोमेंट कर रहे होते हैं जब वो टीचिंग जो होती है, जब क्लासरूम में टीचिंग हो रही होती है यानी पढ़ाया जा रहा होता है, तो वो मोमेंट टू मोमेंट यानी उसी वक्त जब वो गौर फिक्र जो सोच रहे होते हैं उसको रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहते हैं। कि और फिर उसके बाद ये वो रिफ्लेक्शन होती है यानी ये वो सोच होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और इसमें ये बात भी शामिल हो सकती है कि टीचर क्या कर रहा है उसी टाइम। और रिफ्लेक्शन इन एक्शन जो होती है वो टीचर को अलाउ करती है कि वो इस चीज़ को क्लियरली देखे कि क्या हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को क्लियरली वो देख से फिर ये चीज़ समझे कि क्यों हो रहा है। पहले ये देखना कि क्या हो रहा है, यानी एक स्टूडेंट है तो वो कुछ कर रहा है तो वो उसको पहले क्लियरली देखे कि वो क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है या कुछ खेल रहा है और वो क्यों ऐसा कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है वो मिसबिहेव कर रहा है पहले तो उसे देखें, फिर देखें कि ये क्यों कर रहा है, उसकी वजह देखें। और फिर जो भी आप रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं उस सिलसिले में, तो जो भी डिफरेंट थिंग्स हो रही होती हैं, जो भी आप फिर एक्शन लेते हैं उसको रिस्पॉन्स करें, यानी कि आप जो भी सोच रहे हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट है मिसबिहेव किया, फिर उसने क्यों किया, फिर उसके बारे में आपका जो रिस्पॉन्ड होगा वो आपने बताना होता है। आगे है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि जब हम काम कर लेते हैं ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जब सोचते हैं तो ये जब टीचिंग हो जाती है यानी कि पढ़ने का मरला जब ख़त्म हो जाता है, टीचिंग यानी कि क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो ये उसके बाद होता है। जो सीखना है वो जब आप सीख चुके होते हैं तो उसके बाद ये अकर होता है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा जो डीपली होती है थिंकिंग, आप ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर सकते हैं इस पॉइंट पर कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें क्यों समझ नहीं आई। फिर आप जो चीज़ें क्लासरूम में हो रही होती हैं उसकी कॉज भी देख सकते हैं। और जब आप टीचिंग कर रहे हैं यानी आप पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, तो आपके लिए कौन से ऑप्शंस वैल्यूएबल हैं आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। तो आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपके जो नॉलेज होता है, आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं उस बे लेवल पर होने चाहिए। उनका इन्हिसार, आपके रिस्पॉन्सेज का इन्हिसार लेवल पे होना चाहिए। फिर आपकी थ्योरी और वैल्यू के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर मुनहसर होना चाहिए। फिर एज अ टीचर रिफ्लेक्शन की जो टाइप्स है उस सिलसिले में जो आपका बिलीफ है उस बेस पर भी होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सेज किस बेस पे होने, किस चीज़ पे डिपेंड करने चाहिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके बाद है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो होती है और उसमें जो रिपटिशनर होते हैं यानी जो गौर फिक्र कर रहे होते हैं वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन और जो सेल्फ एवेलुएशन होते हैं उसके साइकिल में मुसलसल मशगूल रहते हैं, इंगेज रहते हैं, यानी वो मुसलसल सेल्फ ऑब्जर्वेशन और एवेलुएशन कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जब आप मुसलसल एवेलुएशन करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके जो एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। और उसके बाद ये फौरी लर्निंग जो नहीं है यानी फौरी सीखना, आप खुद जो है वो फौरी सीख सकते हैं। और जो आपके सीखने वाले होते हैं उनको उनके लिए सीखने की हमायत करती है। यानी जब बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो जो सीखना होगा उसके लिए वो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा और फौरी तौर पर आप चीज़ों को अच्छे से सीख भी सकते हैं। इसलिए जो आरबी का यहाँ पर गोल बताया गया है कि गोल ऑफ आरबी ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या एक क्वेश्चन है या एज अ टीचर ने एक क्वेश्चन जो है वो बयान किया है उसको हल करना ही आरबी के
گولس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اصل جو ریفلیکٹیو پریکٹس کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ اپنی پریکٹس کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ مسلسل جو ہے بیسس پہ جاری رکھیں، اپنی جو تھنکنگ ہے اسے مسلسل جاری رکھیں، اور اس کے جو بیسس ہیں، یعنی آپ مسلسل سوچ سکیں، اس بیسس کو آپ کیچ کریں، یعنی اس کو پکڑیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے فرسٹ آف آل تو اپنی پریکٹس کے بارے میں سوچنا ہے، پھر ان بیسس کو پکڑنا ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو پکڑنا ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کے بارے میں مزید سوچ سکیں، مزید اس کے بارے میں ایکسپلور کر سکیں۔ یہاں پر ایک اگزامپل بتائی ہوئی ہے کہ پریڈکشنر فریم دا پرابلم آف سچویشن، کہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے، غور و فکر کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس میں جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں وہ ان کو فریم کر لیتے ہیں، یعنی مرتب کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی فیچرز ہوتے ہیں اس سچویشن میں، پرابلم میں، اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں ان کو ڈٹرمن کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی خصوصیات ہیں ان کا تعین کرتے ہیں جن میں وہ شرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ حکم کچھ آرڈر ہوتے ہیں، یعنی اصول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو وہ اس سچویشن پر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سمت میں، یعنی آپ کو وہ سمت بھی دیکھنی چاہیے، وہ اس سمت کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے وہ پرابلم فریم کر لیتے ہیں، پھر اس کے فیچرز کو ڈٹرمن کرتے ہیں، پھر وہ خود اس میں شرکت کرتے ہیں، پھر اس سچویشن پر وہ کچھ آرڈر اپلائی کرتے ہیں، امپوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس ڈائریکشن کو، جو اس سچویشن میں جو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے ان کو چینج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہ وہ چیزیں، یہ ریفلیکٹیو پریکٹس کے بارے میں ہے۔ اس پروسیس میں دونوں، یعنی کہ ریفلیکشن جس طرح ہوتی ہیں اس کے دونوں سروں کو نشاندہی کی گئی ہے کہ ریفلیکشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور وہ کون سے ذرائع ہیں جن میں ریفلیکشن ہو سکتی ہے، اکر ہوتی ہے۔ تو وچ ڈیفینیشن، یعنی آپ اس ان ریفلیکٹ ایز اے پریکٹیشنر، یعنی جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ ان سوالوں کو سمجھنے، ان پر غور کریں کہ آپ کس ڈیفینیشن کو آپ پریفر کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اور ان ڈیفینیشنز کی بیس پر کون سے عناصر جو ہیں وہ ریفلیکشن کے لیے سب بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، آپ کے خیال میں کون سے ایلیمنٹ ضروری ہیں، اور اگر کوئی چیز مسنگ ہے آپ کے خیال میں ریفلیکٹیو پریکٹس کی ڈیفینیشن میں وہ شامل ہونی چاہیے تو وہ کون سی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز مسنگ ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنی ڈیفینیشنز ہیں وہ ایک فرسٹ آف آل تو یہ ایک ڈیوی کی ہے، اور اس کے بعد بتائیے شون کی ڈیفینیشن ہے، یا اس نے تو 2 پوائنٹ بتائے ہیں، ریفلیکشن ان ایکشن اور ریفلیکشن آن ایکشن، پھر اور ان دونوں کے بعد یہاں پر اس کا گول بتایا ہوا ہے، اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔